शिवसेना बीजेपी अलायंस के कैंडिडेट के माध्यम से मैं चुनाव लड़ा था और उसके वजह से 2.47 तक 30 तक मुझे वोटिंग भी हुई थी। तो वो महायुति की वोटिंग थी। तो ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना नहीं है, ये शिवसेना विरुद्ध कांग्रेस की लड़त है। बाळा साहब के जो सपने हैं जो पूरे कर रहे हैं उनके साथ हम लोग खड़े ही रहेंगे। हम लोकांना मी जाताना हे सांगतो की तुम्ही आता मला स्लम मध्ये उभारताय, मी नेक्स्ट इलेक्शनच्या अगोदर तुम्ही तुमच्या बिल्डिंग मध्ये तुमच्या घरात मला स्वागत करायला, हा एक कमिटमेंट लोकांना पण देतो। लोग इस बार कैंडिडेट को देख के और मोदी जी के नेतृत्व में देख के वोटिंग करेंगे और उनको विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सेफ रहेगा और उसका भविष्य अच्छा रहेगा और विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। त्यावेळी सांगतो धारावीत मला प्रचंड लीड मिळणार पूर्ण, कारण माझा जन्म धारावीचा आहे, त्यामुळे त्यांना कॉन्फिडन्स आहे की मी डेव्हलपमेंट मीच करू शकतो। राहुल सेवाली जी दक्षिण मध्य मुंबई से शिवसेना के प्रत्याशी। सेवाली जी मातोश्री के बहुत करीब रहे और मातोश्री बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के संरक्षण में उन्होंने मुंबई महानगर पालिका से लेकर के और संसद तक की यात्रा तय की। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली जो शिवसेना, जो मूल शिवसेना है, उसके साथ है और महायुति के उम्मीदवार हैं। तीसरी बार लोकसभा में जाने के लिए पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। शिवाली जी, मैं नवभारत और महाराष्ट्र में आपका स्वागत करता हूँ और शुरुआत यहीं से करता हूँ कि आप मातोश्री के बहुत करीब रहे। क्या ऐसी मजबूरी है कि मातोश्री को छोड़ना पड़ा? मजबूरी नहीं थी। जो हम लोग सब सांसद जितने भी उद्धव जी को 1 महीना तक समझाया हमने, क्योंकि एमएलए जो छोड़ के गए वो सूरत गए, उनका एक अलग डिसीजन था। उन्होंने जो भूमिका जो बताई उद्धव जी को, तो उनका एक अलग इशू पे बात चल रही थी। लेकिन उस वक्त वो जाने के बाद भी, एमएलए जाने के बाद मैं खुद उद्धव जी से बात कर रहा था, 1 महीना कंटिन्यू बात कर रहा था और उद्धव जी भी बहुत सारी चीजों पे राजी भी हुए थे। उस वक्त भी हमने उनको प्रपोजल दिया था कि बाला साहब ठाकरे जी जैसे आप पूरे पार्टी की कमान आप संभालिए और शिंदे जी को सीएम रहने दो और एनडीए को फिर से हम ज्वाइन होना चाहिए। और मेरा उनको यही सवाल था कि हमने एनडीए छोड़ा या अभी तक ऑफिशियली आपने उनको लेटर भी दिया नहीं, और यूपीए आपने ज्वाइन किया या ऑफिशियली आपने उनसे भी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ ओरली सब चल रहा था। और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के बारे में हमने प्रश्न भी पूछा था कि मोदी जी के अगेंस्ट अगर कैंडिडेट रहेगा तो कौन रहेगा, तो राहुल गांधी तो कैंडिडेट हो ही नहीं सकते। तो संजय राउत जी भी थे उस मीटिंग में, तभी उन्होंने कहा कि उद्धव जी रहेंगे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट। तो मैंने कहा कि हमने अभी तक यूपीए ज्वाइन नहीं किया है और यूपीए के अलायंस पार्टनर ममता बनर्जी हो, बाकी सब पार्टियां हो, उन्होंने खुद के कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑलरेडी इच्छा व्यक्त की हुई। तो यूपीए न ज्वाइन होने की वजह से और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फाइनलाइज नहीं होने की वजह से मोदी जी के अगेंस्ट 2024 का इलेक्शन हम जीत ही नहीं सकते। और बाला साहब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी के बारे में बताया कि अयोध्या के राम मंदिर का विषय हो, 370 जो धारा है वो रद्द करने के बारे में, खत्म करने का बारे में जो निर्णय लिया उसके बारे में हो, और भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, वो तीनों सपने मोदी जी पूरे कर रहे हैं। और हिंदुत्व के विचार, ये इसके लिए एनडीए फिर से हम लोग ज्वाइन करना चाहिए। तो वो भी एग्री हुए उस वक्त और उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात किया लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं अभी मिल रहा है। उस वक्त जब एमएलए छोड़ के गए थे, आप लोग आपके इंडिविजुअल लेवल पे बात कीजिए। मुझे पर्सनली बीजेपी के लीडर से बात करने के लिए कहा। अनिल देसाई, उनको बीजेपी के लीडर्स, तो अनिल देसाई आनंदीबेन के जो डॉटर है उनसे बात कर रहे थे। अरविंद सावंत जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे बात कर रहे थे। हर एक के रिलेशन के हिसाब से उन्होंने बीजेपी के लीडर से बात करने के लिए कहा। लेकिन तभी बीजेपी ने उस वक्त यही प्रपोजल रखा था कि सीएम तो शिंदे साहब ही रहेंगे। तो इनका कहना था कि शिंदे साहब को छोड़ के आप पार्टी में वापस बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। अब शिंदे साहब को छोड़ के बाकी सब पार्टी में ज्वाइन करूंगा। तो ये प्रपोजल बीजेपी ने एग्री नहीं किया क्योंकि शिंदे साहब ने बड़ा डिसीजन लेके इतना बड़ा स्टेप्स लिया था और उस वक्त बीजेपी ने उनका साथ छोड़ना गलत होता था।
तो बीजेपी ने यही प्रपोजल रखा था, आना है तो सब लोग साथ में ज्वाइन कीजिए। तो उद्धव जी ने कभी एग्री नहीं किया इसके लिए। फिर 1 महीना तक हम लोग रुके, फिर हम बोल के, फिर उस वक्त मैं उनको बोल के ही शिंदे साहब को मिला, शिंदे साहब से भी बात की 2 बार। उद्धव साहब के कहने पे शिंदे साहब को मिला, शिंदे साहब के ये पूरा पैचअप करने के लिए पूरा बहुत ही प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से हुआ नहीं। तो हमने फिर उनको बोल के ही हम सभी सांसद वहां से निकल गए। आप लोग शिवसेना एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, और आप लोगों ने मातोश्री के एक मंदिर की आस्था के रूप में देखा है। आपको कोई लगता है कि हमने मातोश्री से हम अलग हुए तो कहीं आप लोगों के मन में कैसा दुख रहता है? नहीं, मातोश्री का दुख नहीं है, क्योंकि हमने विचारधारा छोड़ी नहीं। हमने जो पार्टी के जो लीडर है उनको छोड़ा है, नेतृत्व को छोड़ा है, पार्टी को छोड़ा नहीं। पार्टी अभी भी हमारे पास है, विचारधारा हमारे पास है, पार्टी का सिंबल भी हमारे पास है, तो दुख नहीं होता है। अभी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ अभी जो अलायंस चल रहा है तो वो देख के दुख बहुत ही हो रहा है। जो आइडियोलॉजी हम लोग, और बाला साहब ने खुद कहा था कि जिस वक्त मेरी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी उस वक्त मैं पार्टी बंद करूंगा, मेरी दुकान बंद करूंगा। तो ऐसे वक्त उद्धव जी राहुल गांधी के साथ शिवाजी पार्क में सभा रैली में बैठते हैं, वो दुख होता है। हमें अभी दुख नहीं होता, हमें तो बहुत ही खुशी की बात है कि हम बाला साहब के आइडियोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं, बाला साहब जी के विचारों को आगे लेके जा रहे हैं, और उनके सपने पूरे करने का हमारा जो संकल्प है वो पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मिल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सपने पूरे हो जाएंगे। 2019 का जो चुनाव था और अभी जो 2024 का चुनाव है, तो 2024 में आप अपनी ही पार्टी, जो आपके पूर्व साथी रहे, दोस्त, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितना मुश्किल है? आपने बहुत ही अच्छा कहा, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही अलग चुनाव है, और पहली बार पॉलिटिकल पार्टी सभी मीन्स पूरे इंडिया में महाराष्ट्र का चुनाव एक अलग मोड पे चल रहा है। इसी वजह से यहाँ पे शिवसेना वर्सेस शिवसेना लड़ रही है, यहाँ पे राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी लड़ रही है। लेकिन लोगों को ये 2 साल में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी पूरी जानकारी है, और लोगों ने जो 2019 के बाद किए, 2019 को मैं शिवसेना बीजेपी अलायंस के कैंडिडेट के माध्यम से मैं चुनाव लड़ा था, और उसके वजह से 2.47 तक 30 तक मुझे वोटिंग भी हुई थी। तो वो अलायंस की वोटिंग थी, महायुति की वोटिंग थी। तो वो जो महायुति के वोटर है वो वोटर्स खुश हुए क्योंकि मैं वापस एनडीए ज्वाइन हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम महायुति के माध्यम से आपको वोटिंग किया था, आप वोटिंग के बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, मीन्स आपके लीडरशिप ने कांग्रेस ज्वाइन किया था, वो उनको पसंद नहीं था। तो चुनाव में पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि वापस हम एनडीए के साथ, मोदी जी के साथ है। तो वो वोटर्स ओवरऑल साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के फॉलोअर्स है, और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के फॉलोअर्स वहाँ पे ज्यादा है। तो वो दोनों आइडियोलॉजी के वहाँ पे फॉलो करते हैं, और मैं वो आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, इसके लिए वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जो उभाटा के कैंडिडेट है उनको कांग्रेस के साथ जाने की वजह से लोगों के जो क्वेश्चंस है उनको फेस करने पड़ रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी लास्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया था और जीता था, और जिनके वोट से जीता था उनके सामने वापस जा रहा हूँ। तो मुझे कोई क्वेश्चन वैसा नहीं कर रहा है, उनको क्वेश्चन ज्यादा कर रहा है। ये जो आपके सामने जो कैंडिडेट है, उनकी जगह यदि वर्षा गायकवाड़ होती तो आपको ज्यादा मुश्किल होती? नहीं, मुश्किल देखो, कैंडिडेट कोई भी रहेगा तो चुनाव तो लड़ना पड़ता है। कैंडिडेट के ऊपर अपनी मुश्किलें डिपेंड नहीं रहती। अगर आपने काम नहीं किया रहेगा, आपने लोगों से टच में नहीं रहेंगे, लोगों को रिस्पांस नहीं दिया रहेगा, और पार्टी की आइडियोलॉजी ये सब देख के वोटिंग होता है। सामने के कैंडिडेट के ऊपर मुश्किलें डिपेंड नहीं रहती है। कैंडिडेट कोई भी सामने रहता तो चुनाव तो लड़ना ही पड़ता है। अगर 10 साल का जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का काम हुआ है, यहाँ पे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हो, डिप्टी मिनिस्टर हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब हो, अजित दादा पवार, ये तीनों के माध्यम से महाराष्ट्र में 2 साल में जो काम हुआ है उसके वो लेके लोगों के सामने जा रहा हूँ। तो वर्षा गायकवाड़ हो या अनिल देसाई हो, चुनाव तो लड़ना ही है। तो सामने वाले कैंडिडेट के ऊपर मुश्किलें कभी नहीं रहती है, खुद काम नाही किया तो मुश्किलें ज्यादा होती। मोदींचा चेहरा वगळता इतर कुठले मुद्दे घेऊन तुम्ही लोकांपर्यंत जाता? मी या ठिकाणी गेली 10 वर्षात केलेली कामाचा दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघातला सर्वात मोठा मुद्दा आहे पुनर्वसन, रिडेव्हलपमेंट। रिडेव्हलपमेंट चा प्रश्न घेऊनच लोकांसमोर जास्त जातोय। ही इलेक्शन जसं आपण सांगितलं
की ही इलेक्शन शिवसेना वर्सेस शिवसेना आहे, पण या इलेक्शनमध्ये लोक म्हणजे कॅन्डिडेट आणि इव्हन पॉलिटिकल पार्टी या गोष्टीचा विचार करत नाहीये की लोक कोविड नंतर ही पहिली निवडणूक आहे ऑल ओव्हर इंडियामध्ये. कोविड नंतर निवडणूक झाली नव्हती, त्यामुळे लोक एका वेगळ्या मानसिक स्थितीतून बाहेर निघाले, कोविडमधून एका आर्थिक स्थितीतून बाहेर निघालेत आणि एका राजकीय स्थितीतून पण बाहेर निघालेत. कोविडमध्ये मानसिक स्थिती आणि आर्थिक स्थिती आणि मेंटल फिजिकल स्थितीतून बाहेर निघाले, पण ह्या 2 वर्षांनंतरच्या राजकीय स्थितीतून बाहेर निघाले. त्याचा विचार कोणीच केला नाही. तर ऍज अ कॅन्डिडेट मी तो विचार करतोय आणि त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करतो. म्हणून मी इथे कोणावर आरोप पण करत नाही, काही नाही, तो इश्यू पण घेत नाही पॉलिटिकल याचा. आम्ही फक्त पुनर्वसन, त्यांचे फायनान्शियल जे क्रायसिस कोविड नंतर त्यांना जे फेस करावं लागले, त्यातून त्यांना कसं बाहेर काढायचं, त्याचा एक रोड मॅप ऍक्शन प्लॅनच आम्ही बनवलाय, तो त्यांना प्रेझेंटेशन देतोय. रिडेव्हलपमध्ये बीडीडीचा रिडेव्हलपमेंट ऑलरेडी इश्यू सॉल्व्ह केलेला आहे. धारावी रिडेव्हलपमेंट, रेफ्युजी कॉलनीचं रिडेव्हलपमेंट, म्हाडाचे 388 बिल्डिंग असेल, डिलेबेटेड मोलकरीस आलेल्या इमारती असेल, हा सगळ्यांचा इश्यू सॉल्व्ह केला. SRAच्या बाबतीत 10-15 वर्ष रखडलेले प्रोजेक्ट आहेत सर्वात जास्त. धारावी एशियाची मोठी लार्जेस्ट आपण स्लम बोलतो, पण धारावीपेक्षा अँटॉफिल वडाळ्याला 2 टाइम्स 3 टाइम्स धारावीपेक्षा मोठा स्लम आहे. तर त्यांचे इश्यू वेगळे आहेत. तर त्यांचं रिडेव्हलपमेंटचे 10-15 वर्ष रखडलेले प्रोजेक्ट आहेत. ते आता गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह घेऊन गव्हर्नमेंटच पैसे इन्व्हेस्ट करणार. गव्हर्नमेंटचे MIDC, MMRD, इव्हन BMC आता रिहॅबच्या बिल्डिंग बनवणार असा प्लॅनच आम्ही केलाय. त्याची स्टार्टिंग घाटकोपर पासून केलेली आहे. तर नेक्स्ट 5 इयर्स पर्यंत सगळे रिडेव्हलपमेंटचे प्रोजेक्ट कम्प्लीट करण्याचा एक ऍक्शन प्लॅन केलाय. आणि लोकांना मी जाताना हे सांगतो की तुम्ही आता मला स्लम मध्ये ओवाळताय, मी नेक्स्ट इलेक्शनच्या अगोदर तुम्ही तुमच्या बिल्डिंग मध्ये तुमच्या घरात मला स्वागत करायला, हा एक कमिटमेंट लोकांना पण देतो. तर हा एक मेजर प्रश्न आहे दक्षिण मध्य लोकसभेमध्ये. धारावीमधून काय रिस्पॉन्स आहे? कारण धारावीचं जे मोठा संघर्ष धारावीत काही संघर्ष नाही. धारावीत ह्या काही पॉलिटिकल पार्टींनी चित्र हे केलं. जसं मी उल्लेख केला की धारावी एशियाची लार्जेस्ट स्लम जे मीडियाने आणि एक पॉलिटिकल पार्टी, धारावी नाही आहे लार्जेस्ट स्लम. धारावी ऑलरेडी अर्धी डेव्हलप झालेली होती विद्युत प्रोजेक्टने. गोवंडी, शिवाजीनगर, वडाळा, हा अँटॉफिल हा सर्वात मोठा स्लम आहे, पण त्याच्याकडे कोणी लक्षच देत नव्हतं. धारावीत ओव्हरऑल जे लोक राहतात त्याच्यातले ऍक्च्युअल लोक वेगळे आहेत आणि जे फ्लोटिंग पॉप्युलेशन तो वेगळा आहे. म्हणून धारावीचे जे ज्यांच्याकडे डॉक्युमेंट्स आहेत, हे आहेत, वोटर्स आहेत, धारावीचे वोटर 3-3.25 लाखच आहेत आणि आपण धारावी बोलतो 10-15 लाखाची धारावी आहे. तर धारावीचे जे लोक आहेत, जे वोटर्स ज्यांच्याकडे त्यांना डेव्हलपमेंट पाहिजे. ते डेव्हलपमेंटच्या सपोर्टमध्ये धारावीत चांगला. आणि मी यावेळी सांगतो धारावीत मला प्रचंड लीड मिळणार पूर्ण, कारण माझा जन्म धारावीचा आहे. त्यामुळे त्यांना कॉन्फिडन्स आहे की मी डेव्हलपमेंट मीच करू शकतो. एक तिथलं पॉलिटिकल जे कॅन्डिडेट धारावीत कोणी राहत पण नव्हता. धारावीचं दुःख मला माहिती आहे, माझं लहानपण धारावीत गेलंय, त्यामुळे धारावीकरांचा मला चांगला सपोर्ट आहे. धारावीत 2014ला मला लीड मिळाला होता आणि शिवसेनेला कधी धारावीत लीड मिळत नाही. एकनाथ गायकवाड त्यावेळी होते, साहेब ते होते, परंतु त्यांचा लीड तोडून मी त्या ठिकाणी लीड मिळाला, म्हणून ती मोठी गोष्ट आहे. कारण गायकवाड फॅमिलीने धारावी म्हणजे आपली प्रॉपर्टी समजली. आता धारावी गायकवाड फॅमिलीची प्रॉपर्टी नाही, ती धारावीच्या लोकांची प्रॉपर्टी आहे, हे आपण दाखवून दिलेलं त्यांना. सर, आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, पहले मीडिया में दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत बढ़ा है. महाराष्ट्र में अभी भी 3 बजे का आंकड़ा दे रहे 33 से 34% मतदान हुआ है. क्या वजह है कि इतनी राजनीतिक लड़ाई के बाद मतदाता उससे वो नहीं होकर बाहर आ पा रहे? कहीं निराशा पॉलिटिकल सिस्टम से या पिछले 2 साल से जो कुछ याद चल रहा है? नहीं, जैसा मैंने कहा, ये 5 साल में वोटर्स को कोई समझ नहीं पा रहा है. यहाँ पे वोटर्स बीजेपी के फॉलोअर्स है, शिवसेना के फॉलोअर्स है, सब है. लेकिन कोविड के बाद का पहला चुनाव है, इसके लिए वोटिंग के बारे में ये सभी कैंडिडेट ने सोचना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टी में सोचना चाहिए कि वो कौन से मानसिक स्थिति से निकला है, कौन से आर्थिक स्थिति से निकला है. ये फेस, इसकी रिएक्शन एक अंडर करंट है, ये चुनाव में दिखाई देगा. और वोटिंग परसेंटेज एक तो ये हीट की वजह से भी है, और प्लस लोगों में जैसे कहा कि ये जो पॉलिटिकल ब्लेमिंग चल रहा है हर दिन, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो खुद के फैमिली को बचाने के कर रहे हैं. आज जो भी झगड़े चल रहे हैं, पवार साहब सुप्रिया ताई के लिए, यहाँ पे उद्धव साहब आदित्य के लिए, सब बच्चों फैमिली के लिए चल रहा है. तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है. ये पॉलिटिकल पार्टी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मैं ये लास्ट 1 मंथ से घूम रहा हूँ, तो लोगों में ये दिखाई दे रहा है मुझे.
उनको ये ब्लेम गेम से कुछ ये नहीं है। सुबह 9 बजे 10 बजे कौन प्रेस में आके जो रिएक्शन देता है उसके आगे दूसरा पूरा दिन रिएक्शन देता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। लोग इस बार कैंडिडेट को देख के और मोदी जी के नेतृत्व में देख के वोटिंग करेंगे और उनको एक विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सेफ रहेगा और उसका भविष्य अच्छा रहेगा और विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। हाँ, शिवाजी साहब, आपके क्षेत्र में जो पोर्टरेस्ट का एरिया है, यहाँ पे स्लम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों के अंदर बड़ी गफलत है कि हमको बाहर भेज दिया जाएगा, हमें डेवलप नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के आपने कुछ प्लान? इसको लेकर ऑलरेडी प्लान हुआ था। सागरमाला के प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बीपीटी लैंड का पूरा डेवलपमेंट का 1200 हेक्टर लैंड का डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया था। रानी जाधव की कमेटी फॉर्म की थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। नितिन गडकरी साहब तभी शिपिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया था, लेकिन नीति आयोग तक अभी वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। फिर बाद में मांडविया जी शिपिंग मिनिस्टर आ गए तो उन्होंने सागरमाला प्रोजेक्ट में वो इंक्लूड किया। मोस्टली ये नेक्स्ट 5 इयर्स में वहाँ पे जो रानी यादव कमेटी ने जो डेवलपमेंट का प्रोसेस प्रपोज डेवलपमेंट वहाँ पे जो सबमिट किया था उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसमें जितने भी स्लम है, जितने भी बीपीटी के एम्प्लॉयज है, उनको एकोमोडेट करके उनका एक रेसिडेंशियल कॉलोनी और उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। केवल नीति आयोग एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल बाकी है। वहाँ पे 1200 हेक्टर पे एक बड़ा टाउनशिप होगा और वो टाउनशिप लाइक दुबई जैसे वहाँ पे प्लानिंग किया, पूरा कमर्शियल पूरा ये रहेगा। और वो एक मुंबई का एक अलग अट्रैक्शन होगा, क्योंकि मुंबई का वेस्ट कोस्ट देखेंगे तो वेस्टर्न में पूरे चौपाटी और डेवलप है, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट में वहाँ पे भंगार ये सब रहते हैं, तो इतना लोगों को उसका फैसिलिटी भी नहीं मिलता है और वहाँ पे बीपीटी की वजह से जो एमिनिटीज है वो प्रोवाइड करने के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम भी होते हैं। लेकिन अभी ईस्ट कोस्ट डेवलप करने का प्रोजेक्ट ऑलरेडी लिया हुआ है और नेक्स्ट 5 इयर्स में कंप्लीट होके लोगों को भी अकोमोडेट करेंगे और एक कमर्शियल हब, मुंबई का एक बड़ा कमर्शियल हब वहाँ पे बनेगा। सर, एक मेरा सवाल था, विपक्ष के नेताओं पर लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये सहयोग है या प्रयोग है? नहीं, आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनके इंटरव्यू में कहा कि ओवरऑल जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उसमें 2% ही पॉलिटिकल लोगों पे हो रही है, तो 98% मीन्स अगर रेशियो देखेंगे 2% का, तो ये आरोप में कुछ तथ्य ही नहीं है। सर, आपकी बार 400 पार आणि जर 400 पार झालं तर भाजपा संविधान बदलू शकेल अशी चर्चा आहे वातावरणात. आपला एरिया जो आहे दक्षिण मध्ये दलित समाज आणि मुस्लिम समाज फार मोठा प्रमाणात आहे. तर ह्या एका चर्चेमुळे आपल्या मतांवर काय परिणाम होऊ शकतो? महाविकास आघाडीकडे कुठलाच विषय नाहीये म्हणून लोकांना घाबरून नेहमी मतं मागत असतात. काँग्रेसची परंपराच आहे. याच्यापूर्वी 10 वर्षापूर्वी मी 2014च्या निवडणुकीत होतो, तर त्यावेळी हेच गायकवाड फॅमिली शिवसेनेचा खासदार निवडून आला तर या विशिष्ट समाजावर अन्याय होईल असं प्रत्येक समाजाला घाबरून मतं मागत होते. पण 10 वर्ष मी त्या ठिकाणी कुठल्याच समाजाला, कुठल्याच धर्माला तिथे काही प्रॉब्लेम झाला नाही. प्रत्येकाला घेऊन मी प्रगती केलेली आहे. त्यामुळे संविधान हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे संविधान बदलेले जे आरोप करतात त्यांनी संविधानच वाचलं नाही आणि त्यांना संविधान कळलंच नाही आणि त्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच कळले नाही. संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एवढं जगातलं सर्वश्रेष्ठ बनवलंय. जगातली कुठलीच शक्ती संविधान बदलू शकत नाहीये. संविधान बदलायच्या प्रोसेस असतात, त्याला लोकसभा आहे, राज्यसभा आहे, विधानसभा आहे, फेडरल सिस्टीम आहे, त्याची ती प्रोसेस आहे, त्याचा अभ्यास करायला पाहिजे. संविधान बदललं म्हणजे काय कोणी 400 खासदार आले संविधान बदलू शकत नाही. त्याची सिस्टीम आहे. देशामध्ये सुप्रीम कोर्ट पण आहेत, सगळ्या विविध यंत्रणा आहेत आणि सर्वात महत्वाचं इलेक्शन कमिशन आहे. इलेक्शन कमिशन मध्ये जे राजकीय पार्टी आहे त्या राजकीय पार्टीला कॉन्स्टिट्यूशन असतं प्रत्येक राजकीय पार्टीचं. त्या कॉन्स्टिट्यूशनचा जो फॉर्म आहे तो कॉन्स्टिट्यूशनचा फॉर्मेट सगळ्यांसाठी सेम आहे. शिवसेनेसाठी सेम आहे, भारतीय जनता पार्टीसाठी, काँग्रेससाठी पण सेम आहे. जी चूक अगोदर केली, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नाही केलं उद्धव साहेबांनी, त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागला, इलेक्शन कमिशनचा निर्णय लागला, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय लागला. त्याचं कारण काय की कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो केलं नाही, शिवसेनेचं कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो केलं नाही. तर त्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये संविधानाबद्दलच्या बाबतीत सर्व स्ट्रॉंग लॉज आहेत, क्लॉज आहेत. जर ते कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नाही केलं तर तुमच्या पार्टीचं रजिस्ट्रेशनच कॅन्सल होईल.
तुमच्या पार्टीचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल झालं तर तुमच्या 400 खासदारांची व्हॅल्यूच राहणार नाही. तर ह्या जी कॉमन सेन्स आहे, म्हणजे हा लहान मुलाला पण कळेल की जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नाही करणार त्याचं रजिस्ट्रेशनच कॅन्सल होईल, ती पार्टीच नसणार, तर कुठली पार्टी असं करू शकते? एवढं संविधान स्ट्रॉंग बनवलेलं आहे. तर जे कोण आरोप करतात ते दुर्दैवाने त्यांनी संविधान वाचलं नाही, संविधानाचा अभ्यास करावा. केवळ दलित समाजाला, मुस्लिम समाजाला घाबरून हे मतं मागण्याचा प्रकार आहे. आणि मी आपल्या माध्यमातून पण सर्व समाजातील बांधवांना पण आणि मुस्लिम बांधवांना पण सांगू इच्छितो, यावेळी घाबरून, कोणाच्या दबावाखाली घाबरून मतदान करू नका. जे काही मतदान कराल तर त्याचा वीट अभ्यास करून आणि मोदीजींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून करावा. शिवाली जी, जिस तरह से पार्टी शिवसेना 2 भागों में होगी, राष्ट्रवादी 2 भागों में होगी, तो सेंटिमेंट का लाभ क्या उद्धव जी को, शरद पवार जी को इस चुनाव में मिलेगा? नहीं, मुंबई में तो कुछ सेंटिमेंट नहीं है, दक्षिण मध्य लोकसभा क्षेत्र में तो नहीं, क्योंकि मेरा चुनाव का जो भी है तो बाला साहब ठाकरे जी के विचार और उनकी आइडियोलॉजी और उनका सपना पूरा करने का, क्योंकि 2 बार ये साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी शिवसेना के लिए बहुत ही इमोशनल कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि यहाँ पे बाला साहब ठाकरे जी का स्मृति स्थल यहाँ पे है, शिवसेना भवन भी यहाँ पे है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की चैत्य भूमि है, स्वतंत्र सावरकर जी का स्मारक, तो ये तीनों जो पार्टी है उनके लिए महत्वपूर्ण ये। तो यहाँ पे लोगों में जैसे मैंने बताया कि मुझे जो वोटिंग हुई है महायुति के माध्यम से हुई, तो वो आइडियोलॉजी बाला साहब की है वहाँ पे, तो बाला साहब की आइडियोलॉजी, इधर उद्धव साहब की आइडियोलॉजी नहीं चलती है, बाला साहब की आइडियोलॉजी चलती है। तो बाला साहब के आइडियोलॉजी के फॉलोअर यहाँ पे, ये क्षेत्र बाला साहब का है, तो लोग बाला साहब के हम फॉलो करें तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि बाला साहब को आप मान रहे हैं लेकिन उनके पुत्र को आप नहीं, उनके पुत्र को मानने का नहीं सवाल। पार्टी पुत्र और व्यक्ति पे नहीं चलती, पार्टी विचारधारा पे चलती है। अगर पार्टी ने विचारधारा छोड़ी तो पार्टी खत्म होती है। ऐसा पूरी, आप कितनी भी पार्टियां देखो इतिहास में उनकी जानकारी आपको मिलेगी। तो जिस विचारधारा पे पार्टी शिवसेना पार्टी 2 चीजों से बड़ी है, एक तो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा और दूसरा धनुष्यबाण, ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है। तो वो 2 चीजें हमारे पास है, इसके लिए क्योंकि हम वो लेके जा रहे हैं, सम्मान पूर्वक लेके जा रहे हैं। इन्होंने वो सब चीजें छोड़ के अभी प्रभु श्री राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में डिले क्यों हुआ केस, लास्ट तक तो कपिल सिब्बल जी और मनु सिंह जी, इलेक्शन है, आप एक डेट मांग रहे थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट दे दिया। तो कपिल सिब्बल और मनु सिंह भी तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके साथ उद्धव साहब बैठ रहे हैं। 370 कलम धारा के बारे में भी जो कांग्रेस की भूमिका है, तो ये बाला साहब के जो सपने हैं जो पूरे कर रहे हैं, तो उनके साथ हम लोग खड़े ही रहेंगे। वो तो बाला साहब के सपने के पूरे खिलाफ है। स्वतंत्र सावरकर जी का तो बार अपमान करते हैं। पुनर्मिलन की कोई संभावना है क्या, संक्षिप्त में? पुनर्मिलन देखो, इसमें व्यक्ति विरोध नहीं हमारा, ये सब विचारधारा पे है। विचारधारा साथ में आएंगे तो साथ में ही रहेंगे। नहीं, जैसे आपने कहा कि आपने कोशिश किया, उद्धव जी भी चाहते थे, उस समय बीजेपी की कंडीशन थी कि शिंदे साहब का वो ही लेना, फिर उनके नेतृत्व में ही अब काम करना। भविष्य में ऐसी संभावना बनती है? भविष्य में यही संभावना, क्योंकि देखिए मोदी जी के नेतृत्व में हम क्यों काम करें, क्योंकि मोदी जी बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं और उनका सपना पूरा कर रहे हैं। अगर उनका नेतृत्व अगर मानते हैं और वापिस वो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे लेके जाने का काम करते हैं, वापिस वो बाला साहब ठाकरे जी के सपना पूरा करने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कोई ये नहीं, हमें तो कुछ तकलीफ नहीं है। नहीं, आपने उस पर कोशिश करी एक बार? हम करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। हम मिलते हैं वैसे कभी, बातचीत तो होती रहती है। ये विचारधारों का प्रश्न है, आएंगे उस धारा में आएंगे सब हो जाएगा। यात्रा, विकसित भारत की यात्रा में अगर वो साथ में आएंगे तो उस विकसित, उद्धव जी से बातचीत होती है? नहीं, बातचीत नहीं, मिले नहीं अभी। बाकी सबसे संजय राउत जी मिलते रहते हैं, अनिल देसाई भी मिलके हम बात करते हैं, मिलके सभी से बात करते हैं, उद्धव जी से बात नहीं हुई। सर, आता अनिल देसाईंबरोबर मैत्रीपूर्ण तुमचं निवडणूक आहे की कशाचं स्वरूप आहे? नाही, निवडणूक आहे, मैत्रीपूर्ण निवडणूक नाही। जे आपण जसा तसं उत्तर नाही, त्यांनी जर काय हे केलं तर त्याला उत्तर देऊ, परंतु अनिल देसाईंचा काय ते विरोधक म्हणून मी त्यांना बघतच नाही। अनिल देसाई हा एक चेहरा आहे त्या ठिकाणी,
त्याच्या मागचा खरं काँग्रेसचा एक तो चेहरा आहे. आणि अनिल देसाई निमित्त मात्र मी समजतो. अनिल देसाईंना कॅन्डिडेट पण समजत नाहीत. त्यांच्या मागे काँग्रेसची विचारधारा आहे आणि काँग्रेसचं आहे. तर त्यामुळे ही लढत मी काँग्रेस विरुद्ध शिवसेनाच अशी ठरतो. इथे शिवसेना वर्सेस शिवसेना नाही आहे, ही शिवसेना विरुद्ध काँग्रेसची लढत आहे. कारण अनिल देसाईंना फक्त चेहरा म्हणून या ठिकाणी ठेवलेला आहे. मागचा खरा चेहरा हा काँग्रेस आहे. खरी काँग्रेसची विचारधारा आहे. म्हणजे काँग्रेसच्या विचारधारा विरुद्ध शिवसेना बाळासाहेबांची विचारधारा ही लढत या ठिकाणी आहे. अपने बता 2024 के चुनावी नतीजों के बाद आपको लगता है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा, खासकर छतरपुर का भविष्य बहुत अधर दिख रहा है? मैं अभी उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ. मैं तो भविष्यवाणी कभी करता नहीं. अंतिम सवाल, अपने मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए? दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोकशाही का ये बड़ा उत्सव है और 2024 20 मई को आप मतदान कीजिए, भारी मात्रा में मतदान कीजिए, क्योंकि मतदान यही एक ही अधिकार है आपका. संविधान के जो अधिकार जितने प्राप्त हुए उसमें महत्वपूर्ण अधिकार मतदान का है और संविधान का रिस्पेक्ट करना है. संविधान के बारे में और विकसित भारत के बारे में आपको अगर सम्मान करना है तो राष्ट्र के प्रति जो एक राष्ट्रीय कार्य है वो राष्ट्रीय कार्य 20 मई को आप मतदान के माध्यम से पूरा कीजिए. धन्यवाद. धन्यवाद.